हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार। एक बार फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का 5वां पार्ट लेकर के हम आ चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग केवल पढ़ेंगे राष्ट्रीयता के बारे में, जैसे यूनान में राष्ट्रीयता कैसे आया, हंगरी में कैसे आया, पोलैंड में कैसे आया और बोहेमिया में कैसे आया, एवं इन देशों पर फ्रांसीसी क्रांति जैसे 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति पर के कारण इन सभी पे क्या प्रभाव पड़ा और कैसे राष्ट्रीयता के प्रभाव में आए, इन सभी तथ्यों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये पार्ट इस चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ या एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अभी तक जितने भी पढ़े हैं उससे मतलब कैसे कैसे सवाल पूछता है, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी हो इस चैप्टर का सवाल बनाने में। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनान जो है वो यूरोपीय महाद्वीप का एक देश था। यहाँ पे बहुत सारी खूबियाँ थी जो यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। खूबियाँ में यहाँ पे पुनर्जागरण काल से ही साहित्यिक प्रगति, दर्शन, कला, विज्ञान एवं आयुर्वेद के क्षेत्रों में काफ़ी आगे था, जिसके कारण यूरोप के अन्य देश यूनान से प्रेरणा लेकर के अपना प्रगति शुरू किए थे। यूनान इतना प्रगतिशील एवं इतना प्रेरणादायक होने के बाद भी ये तुर्की जैसे देश का अधीन था, यानी तुर्की का गुलाम था। 1848 की क्रांति के बाद यहाँ पर भी स्वतंत्रता की मांग शुरू हो गई। यूनान में स्वतंत्रता के मांग के लिए सबसे पहले हितेरिया नामक एक संस्था बनाया गया, जो फ्रांस का ही एक स्थान था ओडेसा, जहाँ पे इस संस्था का निर्माण किया गया, या वहीं से यूनान के सभी प्रांतों में या सभी जगहों पे इस राष्ट्रीयता को विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। यूनान इतना प्रेरणादायक एवं प्रगतिशील होने के कारण यूरोप के लगभग सभी देश चाहते थे कि ये स्वतंत्र एक देश के रूप में सामने आए, जिसके कारण यूरोप के लगभग सभी देशों ने अपने अपने तौर तरीक़ा से काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया यूनान को स्वतंत्र देश बनाने के लिए। उसी टाइम में इंग्लैंड के एक महान कवि लॉर्ड बायरन, जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े और यूनान में ही शहीद हो गए। यूनान में शहीद होने के कारण पूरे यूरोप में स्वतंत्रता की मांग की एक लहर दौड़ गई, जिनका कारण हुआ कि तुर्की शासन को इनको कुचलने का प्रयत्न करना पड़ा। जैसे ही तुर्की शासक यूनान स्वतंत्रता सेनानियों को कुचलने का शक्ति से प्रारंभ किया, तब यूनान में एक विस्फोटक परिस्थिति पैदा हो गई, जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के समय तक चला। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला विद्रोह का नेतृत्व 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी नाम करके शासक ने किया, जो रूस का एक शासक था। लेकिन यह मेटरनिख के कारण पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ पाता था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादियों का समर्थन करते रहा, जिससे यूनान में स्वतंत्रता बहाल हो सके। उसके बाद जैसे ही रूस का नया शासक जार निकोलस बना, जो खुल करके विद्रोह का नेतृत्व, रूस के साथ ही फ्रांस का भी शासक उस टाइम में चार्ल्स एक्स भी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में दिलचस्पी दिखाने लगा,
जिसका कारण हुआ कि 1826 ईस्वी में ब्रिटेन एवं रूस के बीच में समझौता हुआ, जिसमें यह बताया गया कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में मध्यस्थता की जाए। लेकिन तब भी बात नहीं बनी। उसके अगले ही साल 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस जैसे महान शक्तियों ने भाग लिया और उसमें यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने की पेशकश की गई। अर्थात यूनान की तरफ से तुर्की के खिलाफ युद्ध लड़ने समझौता किया गया। उसके बाद ही यूनान एवं तुर्की के बीच नौरीनों की खाड़ी में युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ से यूनान का सब मदद करने वाला इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस यानी 4 देश, एवं एक तरफ से तुर्की का केवल सहायता करने वाला मिस्र जैसा देश ही सामने आ पाया। यानी एक तरफ से 4 देश और एक तरफ से 2 देश नौरीनों की खाड़ी में युद्ध करने लगे, जिनका परिणाम हुआ कि वहाँ से तुर्की को पराजय का सामना करना पड़ा। जिसके बाद 1829 में एक संधि हुआ जिसका नाम पड़ा एड्रिनोपुल की संधि। इस संधि में बताया गया कि यूनान में तुर्की को नाम मात्र की अधिकार दिया जाएगा, लेकिन आगे चल करके यूनान के राष्ट्रवादियों द्वारा इस संधि का भी विरोध किया गया एवं इसे समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र देश के रूप में यूरोपीय महाद्वीप में सामने आया एवं इसका सबसे पहला राजा के रूप में बवेरिया के शासक ओटो को बनाया गया। इस तरीक़ा से यूनान एक स्वतंत्र देश बन गया। के बाद इसी चैप्टर में हम लोग आगे देखते हैं कि यूनान के बाद हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ। हंगरी में राष्ट्रीयता के उदय के पहले यहाँ पे ऑस्ट्रिया का शासन था, लेकिन 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद हंगरी पे काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण यहाँ पे 2 महान क्रांतिकारी कोसूत एवं फ्रांसीसी डिक हुए, जिन्होंने ऑस्ट्रिया शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इन दोनों क्रांतिकारियों में कोसूत एक महान राष्ट्रवादी विचारक का था, जो वर्गहीन समाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ हो, उस समाज तक अपने विचारों को पहुँचाने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बहुत ही जल्द ऑस्ट्रियाई सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन फिर भी 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद कोसूत ने ऑस्ट्रियाई सरकार के खिलाफ आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रियाई सरकार को कोसूत की कई मांगों को पूरा करना पड़ा, जिसमें मंत्रिपरिषद की मान्यता दी, प्रेस की आज़ादी दी, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना, सामंत प्रथा का समाप्ति एवं प्रतिवर्ष हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बैठक। ठीक है, इस तरीक़ा से हंगरी एक स्वतंत्र देश के रूप में यूरोपीय महाद्वीप में सामने आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोलैंड जो एक यूरोपीय महाद्वीप का देश था, यहाँ पर भी फ्रांसीसी क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा एवं राष्ट्रीयता का विकास होने लगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय पोलैंड पे रूस का शासन था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद यहाँ पे राष्ट्रवादी की भावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसका कारण हुआ कि रूसी शासन के विरोध में प्रदर्शन एवं विद्रोह होने लगा। लेकिन पोलैंड को इंग्लैंड
एवं फ्रांस जैसे महाशक्तियों का सहायता नहीं मिलने के कारण रूसी शासन द्वारा पोलैंड की स्वतंत्रता की मांग को दबा दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूरोप का एक दूसरा देश बोहेमिया पर, लेकिन सबसे ज़्यादा बोहेमिया पर हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा था, जो यहाँ पे हम लोग देखे थे। कोसुत एवं फ्रांसीसी डिक का नेतृत्व में किया गया जो भी घटनाक्रम था उसका बहुत ही व्यापक प्रभाव बोहेमिया पर पड़ा एवं उस टाइम बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का शासन था, जिसके विरुद्ध में विद्रोह एवं आंदोलन शुरू हो गया। बोहेमिया में राष्ट्रवादियों के विद्रोह के कारण चेक जाति, जो मूल रूप से बोहेमिया में बहुसंख्यक या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थी, उनके मांग को स्वीकारा गया ऑस्ट्रियाई सरकार द्वारा। लेकिन फिर भी इनका आंदोलन हिंसात्मक रूप लेते चला गया, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सरकार द्वारा उस हिंसात्मक आंदोलन को सख्ती से कुचल दिया गया, जिससे बोहेमिया का आंदोलन बहुत ही जल्द समाप्त हो गया। ओके दोस्तों, आज इस पार्ट में इतना ही तक था। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, उसके बाद हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय, पोलैंड में, उसके बाद बोहेमिया में, और यही यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का लास्ट सेशन है। इसी पार्ट के बाद अब हम लोग इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो इस चैनल पे अगला वीडियो के रूप में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।